लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी एटॉमिक रेडियस की, डिफरेंट टाइप के रेडियस की बात हुई थी। रेडियस में सिंपल वे में तो हमने पढ़ लिया कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, और आप टॉप टू बॉटम आते हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम आने में एटॉमिक रेडियस बढ़ने का रीजन, सिंपल रीजन तो ये बताया गया था कि शेल बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिवली रेडियस बढ़ती है। ठीक है। और लेफ्ट टू राइट का रीजन ये था कि लेफ्ट टू राइट में एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसमें डिक्रीज करती है। उसका बेसिक जो रीजन है वो आज हम लोग क्लियर करते हैं। मैंने बोला था आज पढ़ाएंगे कि रेडियस को अफेक्ट करने वाले और कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से रेडियस जो है कहीं पे डिक्रीज होती है, कहीं पे इंक्रीज होती है, कहीं पे जैसा इंक्रीज डिक्रीज चाहिए उस हिसाब से इंक्रीज सिंपल रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। एक्सेप्शंस क्यों आते हैं, क्या रीजन है, उनकी बात हम लोग करेंगे। तो उसमें पहला फैक्टर है, हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। रेडियस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेडियस बढ़ेगी, घटेगी। इसमें जैसे एक फैक्टर हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था कि जैसे शेल नंबर आप बढ़ाते जाते हो, शेल नंबर अगर इंक्रीज करता जाता है तो शेल नंबर अगर केवल इंक्रीज कर रहा है, ओनली शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो आप बोलते हो शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होगी, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगी, रेडियस इंक्रीज होगी। रेडियस में इंक्रीमेंट आने वाला है। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ेफ या जेड इफेक्टिव, या इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लो। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by force of attraction experienced by outer shell electron और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है बाहर वाले शेल पे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। अब देखो ध्यान से, ये नोट हो गई डेफिनेशन। अभी नोट ना करना आप, है ना, आप समझ लो। जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, इसमें मान लीजिए 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, सोडियम का है मान लीजिए, है ना। सोडियम का सिस्टम बना लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 8 यहाँ पे है, और आउटर इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक। अब होता क्या है इसमें, हम बोले कि ये जो 11 प्रोटॉन है इनकी जो पावर है
ये आउटर शेल को खींचती है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इनके बीच में, ठीक। लेकिन 11 प्रोटॉन का जितना भी पावर है, जिस पावर से ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है उस पावर से इफेक्टिवली नहीं खींच पाता है। अगर हम लोग बोले सिंपल वे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, Q अगर हम ले, Q1 अगर इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माने तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो जाएगा। Q2 अगर हम न्यूक्लियस के चार्ज को माने तो न्यूक्लियस पे 11 प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा और जो भी डिस्टेंस होगी वो R स्क्वायर करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। लेकिन देखा गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आप इस हिसाब से 11 प्रोटॉन के हिसाब से निकाल रहे हो उतना नहीं आता, उससे थोड़ा कम आता है। कम आता है तो जितना आता है उसको तो Z इफेक्टिव बोलते हैं। अब ये कम हुआ क्यों, इसका रीजन समझते हैं। ये जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, एक स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं बीच में। ये क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो लगना चाहिए अट्रैक्टिव फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि यहाँ रिपल्सिव फोर्स भी लगने लगता है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। दूसरी चीज, यहाँ से यहाँ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था उसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये रिपल्शन क्रिएट करते हैं बीच में, इसलिए एक स्क्रीन की तरह काम करने लगते हैं। स्क्रीन की तरह मतलब मान लो यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगना था, अगर ये नहीं होते इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता सिस्टम, ये 11 प्रोटॉन है और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता, ठीक। लेकिन अभी क्या होता है, जो बीच के इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं, तो ये बीच में एक स्क्रीन की तरह काम करने लगते हैं। जितना फोर्स लगना चाहिए था, सपोज मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए था, तो अब ये फोर्स 7 न्यूटन का लगता है, कम लगता है। कुछ डिक्रीमेंट ये बीच वाले अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ओवरऑल में जितना लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम कहते हैं Z इफेक्टिव, या उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस जितना भी अप्लाई कर पा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम कहते हैं Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये 11 प्रोटॉन के हिसाब से जो होना चाहिए था उतना क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है ये एक स्क्रीन क्रिएट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। इनका ये जो इफेक्ट है इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जैसे मान लो कि मैं और क्या नाम है अक्षिता, हम दोनों हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर दिया जाए, एक पतला सा स्क्रीन लगा दिया जाए। मान लो सपोज कोई ये दुपट्टा लगा दिया हमने, है ना। अब ये स्क्रीन लगा दिया, अगर मान लो ये बहुत ट्रांसपेरेंट सा स्क्रीन है, बहुत हल्का सा स्क्रीन है, तो उतनी स्क्रीनिंग नहीं होगी। मैं भी अक्षिता को देख पा रही हूँ, अक्षिता भी मुझे देख। अब हमने क्या किया, एक प्लाई बोर्ड लाके बीच में खड़ा कर दिया। अब क्या होगा, अब अक्षिता भी मुझे नहीं देख पा रही और मैं भी अक्षिता को। तो कितना तगड़ा स्क्रीन है, कितना ये तगड़ा रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना Z इफेक्टिव कम होगा। जितनी अच्छी इनकी स्क्रीनिंग होगी उतना Z इफेक्टिव कम होता जाएगा। मान लो ये स्क्रीनिंग कर लेते हैं 5 न्यूटन की, अब लगना तो चाहिए था 10 का, लेकिन अब कितना लगेगा, 5 की इन्होंने स्क्रीनिंग कर ली तो कितना लगेगा इफेक्टिवली, 5 का लगेगा, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस जितना फोर्स लगाएगा इफेक्टिवली उसको तो बोलेंगे Z इफेक्टिव। वो कम क्यों हो रहा है, 11 प्रोटॉन या जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस में उसके अकॉर्डिंग जितना लगना चाहिए था उतना क्यों नहीं लगा, क्योंकि बीच के जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो क्या करते हैं, एक स्क्रीन क्रिएट करते हैं, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव जो होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की ये जो स्क्रीनिंग होती है इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, एक शील्ड बीच में क्रिएट कर देते हैं, और न्यूक्लियस जो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेड इफेक्ट। दोनों फैक्टर साथ साथ चलते हैं, जहां पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जेफ बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आपको पता ये न्यूक्लियस है, अगर यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस अपने आप कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही बढ़ता है वैसे ही रेडियस अपने आप कम होती है। अगर ये फैक्टर अपोज में जाने लगे किसी केस में जेफ अगर कम होने लगे, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम हो रहा है, जैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स कम होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका रेडियस बढ़ेगी। तो ये फैक्टर रेडियस को क्या कर रहा है, अफेक्ट। ठीक, दूसरी चीज, ये जेफ हम लोग निकालते कैसे हैं, स्क्रीनिंग से निकालते हैं। तो अगर स्क्रीनिंग आप बढ़ाते जा रहे हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो अगर स्क्रीनिंग बढ़ती जाएगी तो जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा, अगर किसी की स्क्रीनिंग कम है तो जेड इफेक्टिव अपने आप वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जेफ बढ़ रहा है तो रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाओगे जेफ और स्क्रीनिंग इफेक्ट अपोजिट चलते हैं, रेडियस और जेफ अपोजिट चलते हैं, रेडियस और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होंगे, पैरेलल चलेंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। स्क्रीनिंग बढ़ेगी, बीच वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो रेडियस ज्यादा। ठीक है, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेट करके सोचना है। ठीक, अब आपने केवल डेफिनेशन लिखी थी, बात समझ में आई, बात तो क्लियर है ना, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स का हम लोग खूब यूज करने वाले हैं, तो इसलिए अपने को क्या करना है, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल ये सब बनाना नहीं है, डेफिनेशन लिख ली है, अब आगे बात करते हैं इस पे। अब अच्छा सा डायग्राम बनाओ, मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो चार्ज कितना होगा, Ze होगा, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन हो गया, बीच के इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 8 से ज्यादा तो नहीं बन गए, देख लीजिएगा, 9 तो आएंगे नहीं इसमें। ठीक, ये और ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्क्रीनिंग या शील्डिंग कॉज, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था इसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड होगा, एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलोगे, जेड इफेक्ट। ठीक, निकालते कैसे हैं, जेड इफेक्टिव निकालते कैसे हैं, जेड इफेक्टिव निकालना है, जेड
माइनस सिग्मा से निकालते हैं। ये है आपका एटॉमिक नंबर, सिग्मा इज, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट। पहले डायग्राम बनाओ। NU का मतलब न्यूक्लियस है ना, कोई एटम नहीं है। NU ना भी लिखें तो चलेगा, ZE लिखिए केवल बीच में तो भी चलेगा। बन गया? ये बना, ये लिख लीजिए, जल्दी करो, 3 गोले खींचने इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। तो टाइम में तो पूरा 1 साल में एक ही चैप्टर पढ़ेंगे तुम। फॉर्मूला लिख लो ज़ेफ का, या डिफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, बेसिकली एटॉमिक नंबर के हिसाब से निकलेगा जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, और माइनस जितना स्क्रीनिंग हो रही होगी, स्क्रीनिंग को माइनस करना है। नोट हो गया फॉर्मूला? स्क्रीनिंग इफेक्ट की भी डेफिनेशन लिख लो। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट की भी डेफिनेशन। inner shell electron create a screen or repulsive force between
वैलेंस इलेक्ट्रॉन and nucleus. This is called screening effect. Due to this, force of attraction between nucleus and valence shell electron becomes less. हो गया? अब अपने जो काम आने वाली चीज है वो लिख लेते हैं, जो क्वेश्चंस में अपने काम आएगी। Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। अगर स्क्रीनिंग ज्यादा है तो Z इफेक्टिव की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को आप माइनस कर रहे हो, अगर वो वैल्यू बढ़ेगी तो Z इफेक्टिव अपने आप छोटा आएगा। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो रेडियस अपने आप क्या आएगी, छोटी। तो प्रोपोर्शनलिटी याद रखिए, जहां पे Z इफेक्टिव ज्यादा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वहां पे रेडियस छोटी। जहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वहां पे रेडियस बड़ी। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियस बढ़े। प्रोपोर्शनलिटी समझते ही होंगे, इनवर्सली डायरेक्टली ये वाली चीजें। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इनर शेल में, इलेक्ट्रॉन तो S के भी हो सकते हैं, P के भी हो सकते हैं, D के भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो हमने बोला कि हम बात कर रहे हैं मान लो मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 3s में है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन कौन से हैं, 2p के भी हैं, 2s के भी हैं, 1s के भी हैं, है ना। तो s और p के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इनर शेल। अगर हमने जैसे बोला स्कैंडियम की बात करो तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 4s2 3d1, ये होता है ना। तो इसमें आउटर शेल तो 4s हो गई, ये आउटर है, ये वैलेंस शेल बनेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। और इनर शेल में क्या क्या आ गया, इनर शेल में अगर देखो तो 3d है, 3p है, 3s है, 2p 2s 1s, ये सब क्या बन गए, इनर शेल बन गए। ये स्क्रीनिंग कॉज करेंगे, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन बनाएंगे, है ना। तो ये स्क्रीनिंग कॉज करेंगे। तो किसकी स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, किसकी स्क्रीनिंग कम होगी, इसके लिए हम लोग याद रखेंगे कि जो S और P के इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो S और P के इलेक्ट्रॉन हैं, ये अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, इनको बोलते हैं अच्छे
शील्डर होते हैं, ये गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसे लिखिए, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होता है। डी और एफ की अगर बात करो, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर वाला, डी और एफ की बात कर रहे हैं हम लोग, डी एफ इलेक्ट्रॉन की, तो इनको बोलते हैं हम लोग पुअर शील्डर, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, हल्का होता है। एस और पी के अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होगा। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, पुअर शील्डर हैं, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता। नोट हो गया। अब देखो Z इफेक्टिव निकालने के लिए कभी आता नहीं है, लेकिन Z इफेक्टिव जो है कभी काम आ सकता है आपके एडवांस में, बस बाकी जगह पे तो काम नहीं आता है ना। तो पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर Z इफेक्टिव निकालना भी सीख लेते हैं। कुछ 2-4 रूल हैं, उनसे Z इफेक्टिव निकालना सीखेंगे, उसको बोलते हैं स्लेटर रूल, साइंटिस्ट ने दिया था स्लेटर ने। पर कुछ एग्जांपल्स पहले करते हैं इसके रेडियस। एटॉमिक रेडियस के एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने लिया अगर केस 13 ग्रुप का, 13 ग्रुप का केस लेते हैं। 13 ग्रुप में होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और क्या होता है, इंडियम एंड, इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो 13 ग्रुप के अगर एलिमेंट की बात करो, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम में अगर देखोगे तो आउटर शेल में कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p1, यही होगा ना, सही लिखा कॉन्फ़िगरेशन। गैलियम में जैसे ही हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आपका 3d इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3d इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ, 3d में भी इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये क्या है, फोन में ऐसी रिंगटोन क्यों लगा रखी है, आधे बच्चे डर गए, ऐसी रिंगटोन कौन लगाता है, बस रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ग्रुप की अगर बात करो, तो ग्रुप में जनरल बात हम लोगों ने क्या करी थी कि ग्रुप में डाउन अगर आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो क्या सीन था यहाँ पे कि भाई शेल नंबर बढ़ेगा, तो शेल नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। यही बात करी थी हम लोगों ने। बोरॉन में 2 शेल हैं, एल्युमिनियम में 3 हो जाएंगे, फिर गैलियम में 4, फिर इंडियम में 5, फिर थैलियम में आपके 6 शेल हो जाएंगे। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा गया कि बोरॉन से ज्यादा एल्युमिनियम का तो है, यहाँ पे जैसे ही 3d इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई, यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, बाकी सब में तो सही है, यहाँ पे क्या आ गया, एक एक्सेप्शन आ गया,
गैलियम की जो रेडियस थी वो एल्यूमिनियम से कम पाई गई, जबकि ऐसा देखा जाता है, जनरल ट्रेंड ये है कि ग्रुप में जब नीचे जाते हो बोरॉन से एल्युमिनियम पे आओगे तो बढ़ना चाहिए शेल नंबर बड़ा, एल्युमिनियम से गैलियम पे बढ़ना चाहिए था, गैलियम से इंडियम पे बढ़ना चाहिए था, इंडियम से थैलियम पे बढ़ना चाहिए था। सब केसेस में, सारे केसेस में बढ़ रहा है, लेकिन एल्युमिनियम की रेडियस ज्यादा है और गैलियम की रेडियस कम है। ऐसा क्यों हुआ देखो ध्यान से। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर बोलिए, Z कितना होता है 13। गैलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? गैलियम का एटॉमिक नंबर बोलो 30। कितना ऐड किया इसमें? कितना ऐड किया इसमें? 31 अगर एटॉमिक नंबर है तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किया? 31 आ रहा है तो 8 ऐड करेंगे। 18 ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर है 13, यानी कि इसमें होंगे 13 प्रोटॉन। गैलियम में आए तो कितने प्रोटॉन हो गए? 31 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो Z इफेक्टिव अगर प्रोटॉन के चार्ज के हिसाब से देखें तो बढ़ना चाहिए था नीचे जाने पे, और Z इफेक्टिव अगर बढ़ता है मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन के नंबर के बढ़ने की वजह से क्या होना चाहिए था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगना चाहिए था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा लगेगा तो रेडियस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए गैलियम के केस में। ठीक है, लेकिन हम दूसरा फैक्टर ये भी कहते हैं कि गैलियम में क्या हो गया? शेल इंक्रीज कर गया। यहाँ पे आपके थे 3 शेल और यहाँ पे कितने हो गए? गैलियम में 4 हो जाएंगे शेल, है ना? तो रेडियस बढ़नी चाहिए थी गैलियम में, लेकिन छोटी क्यों रह गई, क्यों कम हुई? क्योंकि यहाँ पे ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई, ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन हैं ये होते हैं पुअर शील्डर। 3D के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पुअर शील्ड। तो इन्होंने उतनी स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज नहीं किया जितना कि इनको कॉज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ, हाँ ये लाइन लिखनी है ये पूरी। गैलियम के बाद वाले में उतना इफेक्ट नहीं आया, उसमें 4D की एंट्री हुई लेकिन 4D ने उतना इफेक्ट नहीं डाला, एकदम से 3P के बाद 3D आया तो इफेक्ट, मतलब किसी नई चीज की एंट्री हुई, आगे में तो 4D भी आ जाएगा, है ना? और होनी चाहिए थी। तो लिखो इन दिस केस पहले ऑर्डर लिख लो। पहले तो ऑर्डर ही याद होना चाहिए, है ना, कि क्या चेंज आ रहा है। इसमें क्वेश्चन आता है आपका कि आपको पूछते हैं क्या ऑर्डर है,
और कई बार क्वेश्चंस में रीजन पूछ देते हैं, असर्शन रीजन में करके, स्टेटमेंट बना करके, तो आपको एग्जैक्ट रीजन मालूम होना चाहिए। ये नोट करिए, फिर उसके बाद रीजन लिखिए, रीजन में लिखवा देती हूँ। फोर्शन नोट कर लीजिए। When we move from aluminium to gallium, when we move in this case, when we move from aluminium to gallium, according to normal trend, radius should increase, but in this case, 3D electrons are present. 3D electrons are present, which causes shielding effect. 3D electrons are present, which causes shielding effect, but its shielding is poor. shielding क्या है इसकी? पुअर है ना, अच्छी शील्डिंग नहीं है इसकी। अच्छी शील्डिंग नहीं है तो ज्यादा इफेक्ट ये डाल नहीं पाएगा। दोनों फैक्टर अपोजिट चलते हैं, ज़ेफ और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते हैं? अपोजिट चलते हैं। अगर स्क्रीनिंग अच्छी हुई तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगी। इस केस में क्या हुआ? इनकी स्क्रीनिंग कैसी थी? पुअर थी। स्क्रीनिंग अगर आपकी हो गई पुअर तो जेड इफेक्टिव क्या कर देगा? डोमिनेट कर जाएगा। और जेड इफेक्टिव अगर डोमिनेट करेगा तो रेडियस को क्या करवा देगा? छोटी, डिक्रीजेस। इसीलिए इस केस में रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज। लैंग्वेज में लिखेंगे तो बोल दूं 3D इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग, ये तो लिख चुके हैं ना। सो इन दिस केस Z effective get dominated, ZEF get dominated, and radius becomes less. दोनों किस तरीके से चलने वाले हैं? अपोजिट। जहां स्क्रीनिंग बढ़ा दोगे, sp के इलेक्ट्रॉन अगर स्क्रीन कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग अगर बढ़ा दोगे तो Z इफेक्टिव अपने आप कम होगा, रेडियस बढ़ जाएगी। कई कई जगह पे ऐसा होता है दोनों बराबर से काम करते हैं, है ना, तो वहां पे ज्यादा इफेक्ट ही नहीं आएगा ऊपर से नीचे आने पे। बात क्लियर है? बड़े ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। गैलियम में 4 शेल है, एल्युमिनियम में 3 शेल है, तो आइडियली बढ़ना चाहिए था, शेल इंक्रीजेस। आइडियली बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? कम हो गया। एक्सेप्शन है। जो भी ट्रेंड लिखवाएंगे उसमें जहां पे भी एक्सेप्शन हो उसको अलग से चलिए आगे बात किया जाए। एक और एग्जांपल करें इसका।
3D सीरीज की बात करते हैं। 3D सीरीज 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से। स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, फिर क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, फिर क्या आता था कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक आएगा लास्ट में 30। ठीक है। इसमें क्या ऑर्डर देखा गया, क्या रीजन है, उस पर बात करते हैं। इसमें एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या देखा गया, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ तो याद रखना है, फिर रीजन पे बात करेंगे। स्कैंडियम से अगर जाते हो मैंगनीज तक तो कम होती है रेडियस, फिर मैंगनीज से निकल तक जो है कांस्टेंट सी रहती है, और फिर कॉपर और जिंक में थोड़ी सी बढ़ेगी। इसमें दूसरा रीजन है। वर्टिकल में रेडियस है, ये रेडियस को बता रहा है ग्राफ, किसको बता रहा है, ऐसे बोल सकते हो, इधर रेडियस है, इधर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एलिमेंट कौन से लिए हमने, 3D सीरीज के। स्कैंडियम से मैग्नीज तक डिक्रीज होगी, मैंगनीज से निकल तक लगभग कांस्टेंट रहेगी, और फिर निकल से फिर बाद में कॉपर और जिंक में क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। रीजन समझते हैं इसका, इसका क्या रीजन है, 3D सीरीज में ऐसा ऑर्डर क्यों देखा गया रेडियस का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्वेश्चन रेडियस पे उठाना होता है तो इससे ही उठाते हैं, या तो इससे उठाएंगे या तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफ ब्लॉक में जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उससे उठाते हैं। इससे 3D सीरीज पूछते हैं तो क्या है रीजन समझो पहले। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इससे जब आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में तो वैसे क्या है, अगर देखो तो यहाँ पे स्कैंडियम में 21 प्रोटॉन थे और जिंक में कितने हो गए प्रोटॉन, 30 प्रोटॉन हो गए। तो प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ना चाहिए था, है ना। और पीरियोडिक टेबल में रेडियस का ट्रेंड ये होता है, कहाँ कम हो रहा है, रेडियस कम हो रही है, वाई एक्सिस पे रेडियस है, एटॉमिक नंबर इधर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, ध्यान से देखो, कॉन्फ़िगरेशन जब हम इनका लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है, स्कैंडियम के कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 3D1। 3D1 को जब बनाओगे आप इसमें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है। इसी तरीके से टाइटेनियम बनाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3D2, इसमें मिलेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
वेनेडियम में क्या बनेगा 3d3, इसमें मिलेंगे आपको कितने इलेक्ट्रॉन 3। फिर क्या था क्रोमियम, क्रोमियम में कितने मिल रहे थे अपने को 3d5, एक्सेप्शन वाला था ना, ठीक। कहां तक जाना है अपने को, Mn तक अभी बात कर रहे हैं ना, Mn में जाएंगे तो क्या मिलता है 3d5, Mn में भी 5 होते हैं ना, 3d5, 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें शायद। अब देखो ध्यान से, डी ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोग जो रेडियस डिसाइड करते हैं वो इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेटल के केस में एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। अभी मेटेलिक रेडियस की बात करी थी ना, इनके मेटेलिक क्रिस्टल बनते हैं और उनमें मेटल का जो आयन होता है उनके बीच में बनती है मेटेलिक बॉन्डिंग। जितना ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 5 हो गए, फिर 5 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जब बढ़ता जाता है तो ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है और अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एटम्स के बीच में उनका रेडियस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्योंकि हमने मेटेलिक रेडियस के बारे में क्या बोला था कि अगर ये मेटल का क्रिस्टल है, ये M+ है एक आयन, ये M+ एक आयन है, ये एक M+ आयन है, तो आप क्या करो इस M+ और इस M+ एडजेसेंट के बीच का ये डिस्टेंस ले लो और इसका हाफ कर दो, इसी को मेटेलिक रेडियस बोलते हो। यहाँ पे मेटेलिक रेडियस की बात होगी, ये मेटल के क्रिस्टल है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो सबसे अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग इधर होगी। जहां पे जितनी अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग वहां पे मेटल मेटल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा, तो उतने पास आएंगे, जब पास आएंगे तो रेडियस क्या होगी अपने आप छोटी होती जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ 5 हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो एटम्स क्या होंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, तो जब रेडियस कैलकुलेट करोगे तो छोटी आएगी रेडियस। तो इसीलिए जब हम लोग स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, जिससे कि रेडियस क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। मैंगनीज तक ये केस देखने को मिल रहा है। बात क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन? Yes, ma'am. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में देखेंगे, ये इस केस में देखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटेलिक बॉन्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा, और मेटेलिक बॉन्ड जब बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी अपने आप, रेडियस क्या होने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। यानी जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां पे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, वहां पे रेडियस छोटी। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मेटेलिक बॉन्ड बढ़ रहा है, तो रेडियस क्या हो रही है, धीरे धीरे छोटी हो रही है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना रेडियस कम। क्लियर है बात, लिख लीजिए इसको। हाँ उससे एक्चुअली जो आपका पीरियोडिक ट्रेंड्स चलेंगे ना, जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये क्या है, किसी केस में कोई रूल लगता है, किसी केस में कोई रूल, अलग अलग रूल लग जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को क्या होता है इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा याद
ज्यादा रखना पड़ता है। अब यहाँ 3D इलेक्ट्रॉन की बात कर दी हमने, है ना। यहाँ हमने ZeF की कोई बात ही नहीं करी। जल्दी बना लो। शील्डिंग इफेक्ट में याद रखना है शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है और कौन अच्छे शील्डर है और कौन बेकार। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन बेकार होते हैं, शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं करते हैं, उनके शेप और साइज की वजह से दूर दूर इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से। एस और पी वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होते हैं उनके शेप और साइज की वजह से, तो वो अच्छी शील्डिंग। नोट हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि Mn से निकल तक कांस्टेंट दिखा रहे हैं, लगभग लगभग कांस्टेंट सी होती है, तो क्यों होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। Mn से कहां पे जा रहे हैं, निकल। Mn का 3d5 था, है ना। फिर Mn के बाद क्या था, आयरन 3d6। फिर उसके बाद क्या था Mn के बाद, इसके बाद कोबाल्ट 3d7। फिर 3d8। ये था ना सिस्टम। 3d5 तक तो चलो ठीक है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन। 3d6 में कितने हो जाएंगे, 7 में कितने हो जाएंगे, एक एक कम होता जाएगा ना। एट में कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते जा रहे हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 3, यहाँ पे हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहे हैं, एन अगर डिक्रीज हो रहा है, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे वीक होगा। वीक होगा तो रेडियस क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, है ना। पर देखा गया बढ़ती है थोड़ी मोड़ी, ऐसा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा, ये जो हमने बिल्कुल सीधा बना दिया है ना, ये थोड़ा सा बढ़ती है। वहां पे डिक्रीज बहुत तगड़ा हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज उतना तगड़ा नहीं होता, लगभग बराबर, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता है। तो रेडियस शुड इंक्रीज, बट इंक्रीज इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होता है ना। जो सीधी लाइन बनाई उस ऐसा सीधा तो नहीं होगा बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसा इंक्रीज सा जाएगा, हल्का सा, ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, इसलिए ग्राफ ऐसा बना देते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इसी वजह से थोड़ा सा याद ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि अभी अभी जो रूल बताया उसके हिसाब से यहाँ पे तो इंक्रीज आना चाहिए था, जैसा उधर था वैसा ही आता, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं आ रहा है, तो वही एक्सेप्शन है, याद तो रखना पड़ेगा।
अब निकल से जा रहे हैं कॉपर और जिंक पे, तो कॉपर और जिंक पे क्या कहानी हो रही है, और भी कम हो जा रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। कॉपर में तो 3d10 4s1 और जिंक में 3d10 4s2 का कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है ना। नोट हो गया ये। हाँ, एन डिक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन डिक्रीजेस, मेटलिक बॉन्ड जो है वो, बॉन्ड लिखो, मेटलिक बॉन्ड होता है वीक। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कहां से कहां जा रहे हैं, निकल टू जिंक जाना चाहते हैं। स्लाइड एंड हो गई। अभी चैप्टर को बहुत ऐसा फास्ट नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अभी आप नई नई चीजें सीख रहे हो। अब फास्ट में बता देंगे तो निकल जाएंगी, निकल जाएंगी मतलब फिर निकल ही जाएंगी वो दिमाग से। निकल में कॉन्फ़िगरेशन था 3d8 4s2, है ना। जैसे बोलते हैं ना समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर का मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, या क्लियर है तो कुछ आया ही नहीं, क्लियर ही है बिल्कुल। निकल के बाद क्या आता है, कॉपर। तो कॉपर में क्या सीन था, वो 3d10 4s1। जिंक में क्या बन गया, 3d10 4s2, है ना। अगर देखें तो 3d8 में आपका क्या था, कितने अनपेयर्ड थे, 8 में कितने अनपेयर्ड थे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। इसमें अगर देखो तो 4s वाला एक ही दिखेगा, डी में तो है नहीं, मेटलिक बॉन्डिंग इसकी वजह से होती है बेसिकली, है ना। और इसमें भी क्या है, इसमें तो पूरा ही कंप्लीट फील्ड हो गया, एस भी हो गया और डी भी हो गया, पूरा पूरा फील्ड है। कोई चीज अगर किसी का पेट भरा हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पेट भरा है, उसको कितना भी अच्छी चीज दोगे और थोड़ा संतोषी आदमी होगा तो वो फिर नहीं खाएगा। वो बोलेगा भाई अभी पेट भरा हुआ है तो अभी जरूरत नहीं है। तो जिंक के केस में क्या है, कोई मेटेलिक बॉन्ड ऑन ज्यादा कुछ नहीं बनाना, ठीक। तो क्या होता है, धीरे धीरे वहां पे n इक्वल टू 2 था, यहाँ पे n 0 हो गया, यहाँ पे भी n क्या है, 0 है, डी में इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड वाले सारे के सारे पेयर्ड है। हम्म, कौन सा है, डी के ही इलेक्ट्रॉन देखते हैं, मेटलिक बॉन्डिंग डी पे ही डिपेंड कर। 4s1 का 1 लिख दिया, दिखाने के लिए 1 है तो सही, पर मेटलिक बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, डी वाले के अनपेयर्ड की बात होगी। तो क्या हो रहा है, एन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एन अगर डिक्रीज करेगा तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा तो रेडियस क्या होगी, अपने आप बढ़ेगी, और यही देखने को मिला है। निकल के बाद कॉपर और जिंक की रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। कॉपर जिंक की ऑलमोस्ट सेम ही सी होती है।
निकल से कॉपर तक बढ़ेगी, कॉपर जिंक की तो बराबर से। क्लियर है? चलिए जेड इफेक्टिव निकालना सिखा दे। जेड इफेक्टिव निकालेंगे कैसे? मोर और लेस काम नहीं आएगा, फिर भी सीख। स्लेटर रूल, स्लेटर रूल लगाएंगे। स्लेटर साइंटिस्ट का नाम है, हमने नहीं दिया, इनके मम्मी पापा ने दिया। फॉर्मूला तो वही काम करेगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या था, जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे। स्लेटर्स रूल साइंटिस्ट का नाम है। बहुत पॉपुलर टॉपिक नहीं है, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, मैं सिखा दे रही हूँ, पर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार कभी पूछा गया है, कुछ नहीं पूछा जाता इतना, है ना। कैलकुलेशन नहीं पूछते हैं, ऐसे ही कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। पहला रूल ये है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर का मतलब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये शेल में इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है। हमने बोला कि ये जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर स्क्रीनिंग निकालो, इसके ऊपर सिग्मा कैलकुलेट करो और फिर इसका जेफ कैलकुलेट करो, इस एटम का, इस इलेक्ट्रॉन पे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे कभी भी ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ये शील्डिंग कॉज नहीं करेगा। शील्डिंग किसके किसके बीच में हो रही है? न्यूक्लियस और जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो उसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस। और अगर इसके ऊपर शील्डिंग निकालनी है इस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, तो न्यूक्लियस और इसके बीच की बात होगी, तो स्क्रीन कौन करेगा? ये करेगा। यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो उसके अगर बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो शील्डिंग इफेक्ट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी वजह से सिग्मा की कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जीरो कंट्रीब्यूशन होगा उसका। तो पहला रूल लिख लीजिए इसमें, स्क्रीनिंग ड्यू टू आउटर इलेक्ट्रॉन देन गिवन इलेक्ट्रॉन, गिवन इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसका कैलकुलेट करना, स्क्रीनिंग ड्यू टू आउटर इलेक्ट्रॉन देन गिवन इलेक्ट्रॉन on which we have to calculate, जिसके ऊपर स्क्रीनिंग निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। जैसे मान लो किसी में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। हमने बोला ये जो 3s1 का इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालिए, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो इसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के लिए जितने अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे ये सब स्क्रीनिंग कॉज करेंगे, ठीक। लेकिन अगर हमने बोल दिया क्वेश्चन में कि जो 2p6 का जो इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वाला, उसके ऊपर स्क्रीनिंग निकालिए, तो जो 2p6 के लिए तो अंदर वाले अब ये बन गए ना, बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बाहर वाला कहाँ बीच में आ रहा है जो स्क्रीन करेगा?
तो इसका मतलब स्क्रीनिंग ड्यू टू आउटर इलेक्ट्रॉन देन गिवन इलेक्ट्रॉन, गिवन का मतलब जिसके लिए निकालना है, अगर उससे बाहर शेल का कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ स्क्रीन वगैरह नहीं बनाएगा, वो तो बाहर ही है ना। अब हम बोल रहे हैं हमारे इशिका के बीच में बात हो रही तो नव्या तो उधर है, तो कोई मतलब ही नहीं है। Screening due to outer electron then given electron on which we have to calculate is 0. उसके लिए कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन स्क्रीनिंग में क्या होगा, 0 होगा। हाँ 3D को इंक्लूड करेंगे, अंदर हो गया ना 3D। फर्स्ट रूल लिख लिया। सेकंड रूल लिखिए, all other electron in NS and NP contribute to extent of 0.35 each, 0.35 each, extent of 0.35 each in the screening. अब हमने बोला इस पे निकालनी है स्क्रीनिंग, है ना। इस पे अगर स्क्रीनिंग निकालनी है तो यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। मान लो कोई केस ऐसा है कि इस इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग निकाली, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी थोड़ी सी स्क्रीनिंग कॉज करता है। अगर ये S का इलेक्ट्रॉन है या P का इलेक्ट्रॉन है तो ये भी थोड़ी सी स्क्रीनिंग कॉज करेगा। कितनी करेगा एक इलेक्ट्रॉन कॉज, 0.35। कितनी करेगा, हाँ सेम शेल वाला अगर है तो NS और NP में कितनी कॉज करेगा, अगर NS का है या NP का है तो कितनी कॉज करेगा वो, 0.35। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। सेम शेल का अगर NS NP का इलेक्ट्रॉन है तो ईच इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 0.35। अभी कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे आप। अगला रूल लिखिए, थर्ड लिख लो, all electron in n-1, all electron in n-1, n शेल बाहर वाली थी, n-1 उसके अंदर वाली होगी, all electron in n-1 n-1 जो शेल है उसके भी बात कर रहे हैं S और P की ही। किसकी बात कर रहे हैं, S और P की ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट 0.85, कंट्रीब्यूट 0.85। अंदर वाले शेल का एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा स्क्रीनिंग में, 0.85। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.85 हो जाएगा, 3 हो गए तो 3 इंटू 0.85। उसके अंदर वाले शेल के, यहाँ अंदर वाले शेल के जितने NS NP होंगे, जस्ट अंदर वाले n-1, जस्ट अंदर वाले। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखो,
all electron in n-2 shell, all electron in n-2 shell or lower shell, और लोअर शेल n-2 से भी अंदर और चलेगा, और भी शेल है अगर अंदर, n-2 शेल और लोअर शेल कंट्रीब्यूट 1, कितना कंट्रीब्यूशन है 1। सबसे बाहर वाले का NSNP का इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था 0.35, उससे अंदर वाले का कितना बढ़ा है स्क्रीनिंग NSNP का 0.85, उससे अंदर वाले का कितना बढ़ा 1, उससे भी जो अंदर होंगे उसका भी कितना कंसीडर करेंगे 1। इस तरीके से देख रहे हो स्क्रीनिंग क्या हो रही है, जैसे जैसे अंदर वाले शेल की बात कर रहे हो वैसे वैसे स्क्रीनिंग बढ़ रही, न्यूक्लियस के जितना पास पास आता जाएगा इलेक्ट्रॉन वो स्क्रीन ज्यादा करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, लिख लिया यहां तक। n-2 और लोअर शेल sp की ही बात हो रही है, कितना कंट्रीब्यूशन था 1। फिफ्थ और लास्ट रूल लिख लो इसका, for D and F electron, for D and F electron 1 कंट्रीब्यूशन, DF के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है, अगर एक D का इलेक्ट्रॉन है जो स्क्रीनिंग कर रहा है तो कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन 1, अगर 2 हो गया तो 2, 3 हो गया तो 3, है ना। हाँ हाँ, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, फिर Z में से उसको माइनस करेंगे, तब Z इफेक्टिव आएगा। अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है, एक एग्जांपल करने के बाद जाना है। क्या DF अगर अंदर वाले हो गए ना तो एक कंट्रीब्यूशन कर देंगे। एक एग्जांपल करो जल्दी से, चलो शैतानी नहीं करनी है ज्यादा। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 4s इलेक्ट्रॉन। तरुश्री काम करिए, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 4s इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 4s इलेक्ट्रॉन, ज़ेफ कैलकुलेट करना है ऑन 4s इलेक्ट्रॉन। इस वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालनी है स्क्रीनिंग। जस्ट अंदर वाले शेल n-1 शेल का S और P कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसके S और P हो गए। ये कौन सा, ये N शेल है तो ये कौन सा शेल हो गया n-1, ये कौन सा हो गया n-2, और ये कौन सा हो गया n-3, अंदर वाले हो गए ना और लोअर। n-1 के लिए कितना बताया कंट्रीब्यूशन S और P का, रूल पढ़ो 0.85 है,
कितने इलेक्ट्रॉन है एस और पी में, जोड़ लीजिए, दोनों का सेम ही है। तो एस पी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 8, ये n-1 में है, और n-2 में कितने हैं 8 ही है ना। और उसके अंदर वाले जो होंगे उसमें 2 हैं, है ना। तो n-2 और n-3 दोनों का तो सेम ही बताया है, n-2 और उससे लोअर का भी सेम ही। हाँ, तो कितना आ रहा है क्या, Z इफेक्टिव निकाल लिया। स्क्रीनिंग इतनी ज्यादा आ गई, हाँ आ रही है, इतनी आ रही। चलो निकालो, पहले क्या निकाले हम लोग, सिग्मा निकाले, ठीक। n-1 के कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 6 8 हो गए। तो इन 8 के लिए कितना था कंट्रीब्यूशन 0.85, ठीक। और उसके अंदर वाले शेल के लिए कितना था sp का n-2 के लिए 0.85, n-1 के लिए था 1 था ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है क्या, n-1 के लिए 0.35 कहाँ था, वो तो सेम के लिए था। 0.35 इज फॉर सेम, 0.85 उसके अंदर वाला, 1 इसके लिए और उसके अंदर वाले के लिए भी। तो 1 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 हो गए ना, 10 कर लेते हैं। n-2 के लिए भी 1 है और उसके अंदर वाले लोअर और बोला था ना उसके लिए भी, तो उसके लिए भी हो गया। तो कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 × 0.85 कितना आएगा 6.8, तो ये आ गया 16.8, इतना आ गया ना। अब Z इफेक्टिव निकालना है, तो Z इफेक्टिव क्या होता है Z माइनस सिग्मा। इसका Z कितना होता है 19 होता है ना पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, सिग्मा कितना आ गया 16.80। तो Z इफेक्टिव कितना आ गया यहाँ पे, माइनस कर लो 2.20 आ गया ना। आई बात समझ में आई, नीट वालों के लिए जरूरत नहीं, नीट वालों के लिए जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बता दिया, तुम्हें ही बता रहे हैं। नीट वालों का काम चल जाएगा ऐसे ही, पुअर और गुड शील्डर से। ठीक है, आज की क्लास हो गई आपकी ऑफ, बाय बाय बच्चों।